नमस्ते दोस्तों। क्लासिक बुक्स बाय ऑडियो पिटारा में आपका स्वागत है। बेहतरीन ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। ऑडियो पिटारा प्रस्तुत करता है मेपल प्रेस द्वारा प्रकाशित बुक्स, जिन्हें सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से रिकॉर्ड किया गया है। ये कहानियां शिक्षाप्रद और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित हैं, लेकिन इनका उद्देश्य किसी भी नैतिक या सामाजिक संदेश को प्रचारित करना नहीं है। ऑडियो पिटारा इसके लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेता है। प्रत्येक श्रोता या सुनने वाले को सलाह दी जाती है कि वे इन कहानियों को सिर्फ मनोरंजन के लिए ही सुने और नैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अपनी विवेकशीलता के संदर्भ में समझें। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। सादत हसन मंटो का फसाना, नया कानून। मंगू कोचवान अपने अड्डे में बहुत अक्लमंद आदमी समझा जाता था। गो उसकी तालीमी हैसियत सिफर के बराबर थी और उसने कभी स्कूल का मुंह भी नहीं देखा था, लेकिन इसके बावजूद उसे दुनिया भर की चीजों का इल्म था। अड्डे के वो तमाम कोचवान, इनको ये जानने की ख्वाहिश होती थी कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, उस्ताद मंगू की वसी मालूमात से काफी अच्छी तरह से वाकिफ थे। पिछले दिनों जब उस्ताद मंगू ने अपनी एक सवारी से स्पेन में जंग छिड़ जाने की अफवाह सुनी थी, तो उसने गामा चौधरी के चौड़े कंधे पर थपकी देकर मुदबिराना अंदाज में पेशगोई की थी। देख लेना, गामा चौधरी, थोड़े ही दिनों में स्पेन के अंदर जंग छिड़ जाएगी। जब गामा चौधरी ने उससे पूछा कि स्पेन कहाँ वाक़ है, तो उस्ताद मंगू ने बड़ी मितानत से जवाब दिया, विलायत में और कहां, स्पेन की जंग छिड़ी है। और जब हर शख्स को पता चल गया तो स्टेशन के अड्डे में जितने कोचवान हुक्का पी रहे थे, दिल ही दिल में उस्ताद मंगू की बड़ाई का एतराफ कर रहे थे। और उस्ताद मंगू उस वक्त माल रोड की चमकीली सतह पर तांगा चलाते हुए किसी सवारी से ताज़ा हिंदू मुस्लिम फसाद पर तबादलाए ख्याल कर रहा था। उस रोज शाम के करीब जब वो अड्डे में आया तो उसका चेहरा गैर मामूली तौर पर तिमतिमाया हुआ था। हुक्के का दौर चलते चलते जब हिंदू मुस्लिम फसाद की बात छिड़ी तो उस्ताद मंगू ने सर पर से खाकी पगड़ी उतारी और बगल में दाबकर बड़े मुंह फकीराना अंदाज में कहा, ये किसी पीर की बद्दुआ का नतीजा है कि आए दिन हिंदुओं और मुसलमानों में चाकू छुरियां चलती रहती हैं। और मैंने अपने बड़ों से सुना है कि अकबर बादशाह ने किसी दुर्वेश का दिल दुखाया था और उस दुर्वेश ने जलकर ये बद्दुआ दी थी, जा तेरे हिंदुस्तान में हमेशा फसाद ही होते रहेंगे। और देख लो, जब से अकबर बादशाह का राज खत्म हुआ है, हिंदुस्तान में फसाद पर फसाद होते रहते हैं। यह कहकर उसने ठंडी सांस भरी और फिर हुक्के का दम लगाकर अपनी बात शुरू की। ये कांग्रेसी हिंदुस्तान को आज़ाद कराना चाहते हैं। मैं कहता हूँ, अगर ये लोग 1000 साल भी सर पटकते रहें तो कुछ ना होगा। बड़ी से बड़ी बात यह होगी कि अंग्रेज चला जाएगा और कोई इटली वाला आ जाएगा, या वो रूस वाला, जिसकी बाबत मैंने सुना है कि बहुत तगड़ा आदमी है, लेकिन हिंदुस्तान सदा गुलाम रहेगा। हाँ, मैं ये कहना भूल ही गया कि पीर ने ये बद्दुआ भी दी थी कि हिंदुस्तान पर हमेशा बाहर के आदमी राज करते रहेंगे। उस्ताद मंगू को अंग्रेजों से बड़ी नफरत थी और इस नफरत का सबब तो वो ये बतलाया करता था कि वो हिंदुस्तान पर अपना सिक्का चलाते हैं और तरह तरह के जुल्म ढाते हैं। मगर उसके तनफ्फुर की सबसे बड़ी वजह थी छावनी के गोरे उसे बहुत सताया करते थे। वो उसके साथ ऐसा सलूक करते थे गोया वो एक जलील कुत्ता है। इसके अलावा उसे उनका रंग भी बिल्कुल पसंद ना था। जब कभी वो गोरे के सुर्ख व सफेद चेहरे को देखता तो उसे मतली आ जाती। ना मालूम क्यों वो कहा करता था कि उनके लाल झुर्रिया भरे चेहरे देखकर मुझे वो लाश याद आ जाती है जिसके जिस्म पर से ऊपर की झिल्ली गल गल कर झड़ रही हो। जब किसी शराबी गोरे से उसका झगड़ा हो जाता था तो सारा दिन उसकी तबीयत मुकद्दर रहती थी और वो शाम को अड्डे में आकर हलमार का सिगरेट पीते या हुक्के के कश लगाते हुए उस गोरे को जी भर के सुनाया करता। ये मोटी मोटी गालियां देने के बाद वो अपने सर को ढीली पगड़ी समेत झटका देकर कहता था, आग लेने आए थे, अब घर के मालिक बन गए हैं। नाक में दम कर रखा है इन बंदरों की औलाद ने। यूं रोब गाटते हैं गोया हम उनके बाबा के नौकर हैं। इस पर भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं होता था। जब तक उसका कोई साथी उसके पास बैठा रहता वो अपने सीने की आग उगलता रहता। शक्ल देखते हो ना तुम उसकी, जैसे कोढ़ हो रहा हो, बिल्कुल मुर्दार,
एक छप्पे की मार और किटपिट यूं बक रहा था जैसे मार ही डालेगा। तेरी जान की कसम, पहले पहल जी में आया कि मलाउन की खोपड़ी के पुर्जे उड़ा दूं, लेकिन इस ख्याल से टल गया कि इस मर्दूत को मारना अपनी हतक है। ये कहते कहते वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता और नाक को खाकी कमीज से साफ करने के बाद फिर बड़बड़ाने लग जाता। कसम है भगवान की, इन लाट साहबों के नाज उठाते उठाते तंग आ गया हूं। जब कभी इनका मनहूस चेहरा देखता हूं, रगों में खून खोलने लग जाता है। कोई नया कानून वानून बने तो इन लोगों से निजात मिले। तेरी कसम, जान में जान आ जाए। और जब एक रोज उस्ताद मंगू ने कचहरी से अपने तांगे पर 2 सवारियां लादी और उनकी गुफ्तगू से उसे पता चला कि हिंदुस्तान में जदीद आइन का निफाज होने वाला है, तो उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही। 2 मारवाड़ी जो कचहरी में अपनी दीवानी मुकदमे के सिलसिले में आए थे, घर जाते हुए जदीद आइन यानी इंडिया एक्ट के मुतल्लिक आपस में बातचीत कर रहे थे। सुना है कि 1 अप्रैल से हिंदुस्तान में नया कानून चलेगा। क्या हर चीज बदल जाएगी? हर चीज तो नहीं बदलेगी, मगर कहते हैं कि बहुत कुछ बदल जाएगा और हिंदुस्तानियों को आजादी मिल जाएगी। क्या ब्याज के मुतल्लिक भी कोई नया कानून पास होगा? ये पूछने की बात है। कल किसी वकील से दरियाफत करेंगे। इन मारवाड़ियों की बातचीत उस्ताद मंगू के दिल में नाकाबिले बयां खुशी पैदा कर रही थी। वो अपने घोड़े को हमेशा गालियां देता था और चाबुक से बहुत बुरी तरह पीटा करता था, मगर उस रोज वो बार बार पीछे मुड़कर मारवाड़ियों की तरफ देखता और अपनी बड़ी हुई मूंछों के बाल एक उंगली से बड़ी सफाई के साथ ऊंचे करके घोड़े की पीठ पर बागे ढीली करते हुए बड़े प्यार से कहता, चल बेटा, जरा हवा से बातें करके दिखाई दे। मारवाड़ियों को उनके ठिकाने पर पहुंचाने के बाद उसने अनारकली में दीनू हलवाई की दुकान पर आध सेर दही की लस्सी पीकर एक बड़ी डकार ली और मूंछों को मुंह में दबाकर उनको चूसते हुए ऐसी ही बुलंद आवाज में कहा, हिम्मत तेरी ऐसी की तैसी। शाम को जब वो अड्डे पे लौटा तो खिलाफे मालूम उसे वहां अपनी जान पहचान का कोई आदमी ना मिल सका। ये देखकर उसके सीने में एक अजीबोगरीब तूफान बर्पा हो गया। आज वो एक बड़ी खबर अपने दोस्तों को सुनाने वाला था, बहुत बड़ी खबर, और इस खबर को अपने अंदर से निकालने के लिए वो सख्त मजबूर हो रहा था, लेकिन वहां कोई था ही नहीं। आध घंटे तक वो चाबुक बगल में दबाए स्टेशन के अड्डे की आहानी छत के नीचे बेकरारी की हालत में टहलता रहा। उसके दिमाग में बड़े अच्छे अच्छे ख्यालात आ रहे थे। नए कानून के निफाज की खबर ने उसको एक नई दुनिया में लाकर खड़ा कर दिया था। वो इस नए कानून के मुतल्लिक जो 1 अप्रैल को हिंदुस्तान में नफीज होने वाला था, अपने दिमाग की तमाम बत्तियां रोशन करके गौरव फिक्र कर रहा था। उसके कानों में मारवाड़ी का ये अंदेशा क्या ब्याज के मुतल्लिक भी कोई नया कानून पास होगा बार बार गूंज रहा था और उसके तमाम जिस्म में मुसर्रत की एक लहर दौड़ रही थी। कई बार अपनी घनी मूंछों के अंदर हंसकर उसने मारवाड़ियों को गाली दी। गरीबों की कुटिया में घुसे हुए खटमल, नया कानून उनके लिए खौलता हुआ पानी होगा। वो बेहद मसरूर था। खासकर उस वक्त उसके दिल में बहुत ठंडक पहुंचती जब वो ख्याल करता कि गोरों, सफेद चूहों उनको इसी नाम से याद किया करता था कि थूतनियां नए कानून के आते ही बिलों में हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी। जब नत्थू गंजा पगड़ी बगल में दबाए अड्डे में दाखिल हुआ तो उस्ताद मंगू बढ़कर उससे मिला और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बुलंद आवाज से कहने लगा, ला हाथ इधर, ऐसी खबर सुनाओ कि जी खुश हो जाए, तेरी इस गंजी खोपड़ी पर बाल उगाए। और ये कहकर मंगू ने बड़े मजे लेकर नए कानून के मुतल्लिक अपने दोस्त से बातें शुरू कर दी। दौराने गुफ्तगू में उसने कई मर्तबा नत्थू गंजे के हाथ पर जोर से अपना हाथ मारकर कहा, तू देखता रहे क्या बनता है, ये रूस वाला बादशाह कुछ न कुछ जरूर करके रहेगा। उस्ताद मंगू मौजूदा सोवियत निजाम की इश्तिराकी सरगर्मियों के मुतल्लिक बहुत कुछ सुन चुका था और उसे वहां के नए कानून और दूसरी नई चीजें बहुत पसंद थी। इसीलिए उसने रूस वाले बादशाह को इंडिया एक्ट यानी
जदीद आइन के साथ मिला दिया और 1 अप्रैल को पुराने निजाम में जो नई तब्दीलियां होने वाली थी वो उन्हें रूस वाले बादशाह के असर का नतीजा समझता था। कुछ अरसे से पेशावर और दीगर शहरों में सुर्खपोशों की तहरीक जारी थी। मंगू ने इस तहरीक को अपने दिमाग में रूस वाले बादशाह और फिर नए कानून के साथ खलत मलत कर दिया। इसके अलावा जब कभी वो किसी से सुनता कि फलाना शहर में बम साज पकड़े गए हैं या फूला जगह इतने आदमियों पर बगावत के इल्जाम में मुकदमा चलाया गया है, तो इन तमाम वाकियत को नए कानून का पेश खेमा समझता और दिल ही दिल में खुश होता। एक रोज उसके तांगे में 2 बैरिस्टर बैठे नई आईन पर बड़े जोर से तबादलाए ख्याल कर रहे थे और वो खामोशी से उनकी बातें सुन रहा था। उनमें से एक दूसरे से कह रहा था, जदीद आईन का दूसरा हिस्सा फेडरेशन है जो मेरी समझ में अभी तक नहीं आ सका। फेडरेशन दुनिया की तारीख में आज तक ना सुनी ना देखी गई। सियासी नजरिए से भी ये फेडरेशन बिल्कुल गलत है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि ये कोई फेडरेशन है ही नहीं। इन बैरिस्टरों के दरमियान जो गुफ्तगू हुई उसमें बेशतर अल्फाज अंग्रेजी के थे, इसलिए उस्ताद मंगू सिर्फ ऊपर के जुमले ही को किस कदर समझा और उसने कहा, ये लोग हिंदुस्तान में नए कानून की आमद को बुरा समझते हैं और नहीं चाहते कि इनका वेतन आजाद हो। चुनाचे इस ख्याल के जेर असर उसने कई मर्तबा इन दोनों बैरिस्टरों को हकारत की निगाहों से देखकर कहा, टूडी बच्चे। जब कभी वो किसी को दबी जबान में टूडी बच्चा कहता तो दिल में ये महसूस करके बड़ा खुश होता कि उसने इस नाम को सही जगह इस्तेमाल किया है और ये कि वो शरीफ आदमी और टूडी बच्चे की तमीज करने की अहलियत रखता है। इस वाक़े के तीसरे रोज वो गवर्नमेंट कॉलेज के 3 तलबा को अपने टांगे में बिठाकर मजनंग जा रहा था कि उसने इन 3 लड़कों को आपस में ये बात करते सुना, नई आईन ने मेरी उम्मीदें बढ़ा दी हैं। अगर साहब असेंबली के मेंबर हो गए तो किसी सरकारी दफ्तर में मुलाजमत जरूर मिल जाएगी। वैसे भी बहुत सी जगह और निकलेंगी। शायद इसी गड़बड़ में हमारे हाथ भी कुछ आ जाए। हाँ, क्यों नहीं। वो बेकार ग्रेजुएट जो मारे मारे फिर रहे हैं, इनमें कुछ तो कमी होगी। इस गुफ्तगू ने उस्ताद मंगू के दिल में जदीद आइन की अहमियत और भी बढ़ा दी। वो उसको ऐसी चीज समझने लगा जो बहुत चमकती हो, नया कानून। वो दिन में कई बार सोचता, यानी कोई नई चीज, और हर बार उसकी नजरों के सामने अपने घोड़े का वो साज आता जो उसने 2 बरस हुए चौधरी खुदा बख्श से अच्छी तरह ठोक बजाकर खरीदा था। इस साज पर जब वो नया था, जगह जगह लोहे की कीलें निकली हुई चमकती थी और जहां जहां पीतल का काम था वो तो सोने की तरह दमकता था। इस लिहाज से भी नए कानून का दरख्शाव ताबा होना जरूरी था। 1 अप्रैल तक उस्ताद मंगू ने जदीद आइन के खिलाफ और उसके हक में बहुत कुछ सुना, मगर उसके मुतल्लिक जो तसव्वुर वो अपने जहन में कायम कर चुका था बदल ना सका। वो समझता था कि 1 अप्रैल को नए कानून के आते ही सब मामला साफ हो जाएगा और उसको यकीन था कि उसकी आमद पर जो चीजें नजर आएंगी उनसे उसकी आंखों को ठंडक पहुंचेगी। आखिरकार मार्च के 31 दिन खत्म हो गए और अप्रैल के शुरू होने में रात के चंद खामोश घंटे बाकी रह गए। मौसम खिलाफे मामूल सरद था और हवा ताजगी की थी। 1 अप्रैल को सुबह सवेरे उस्ताद मंगू उठा और अस्तबल में जाकर घोड़े को जोते और बाहर निकल गया। उसकी तबीयत आज गैर मामूली तौर पर मसरूर थी। वो नए कानून को देखने वाला था। उसने सुबह के सर्द धुंधलके में कई तंग और खुले बाजारों का चक्कर लगाया, मगर उसे हर चीज पुरानी नजर आई, आसमान की तरह पुरानी। उसकी निगाहें आज खास तौर पर नया रंग देखना चाहती थी, मगर सिवाय उसकी कलंगी के जो रंग बिरंग के पैरों से बनी थी और उसके घोड़े के सर पर जमी हुई थी, और सब चीजें पुरानी नजर आती थी। ये नई कलंगी उसने नए कानून की खुशी में युकुम मार्च को चौधरी खुदा बख्श से 14.5 आने में खरीदी थी। घोड़े की टापों की आवाज, काली सड़क और उसके आसपास थोड़ा थोड़ा फासिला छोड़कर लगे हुए बिजली के खंभे, दुकानों के बोर्ड, उसके घोड़े के गले में पड़े हुए घुंघरुओं की झंझनाहट, बाजार में चलते फिरते आदमी, इनमें से कौन सी चीज नहीं थी? जाहिर है कि कोई भी नहीं, लेकिन उस्ताद मंगू मायूस नहीं था। अभी बहुत सवेरा है, दुकानें
भी तो सबकी सब बंद है, इस ख्याल से उसे तकसीन थी। इसके अलावा वो ये भी सोचता था कि हाई कोर्ट में 9 बजे के बाद ही काम शुरू होता है। अब इससे पहले नए कानून का क्या नजर आएगा। जब उसका तांगा गवर्नमेंट कॉलेज के दरवाजे के करीब पहुंचा तो कॉलेज के घड़ियाल ने बड़ी रौनक से 9 बजाए। जो तलबा कॉलेज में बड़े दरवाजे से बाहर निकल रहे थे खुशपोश थे, मगर उस्ताद मंगू को ना जाने उनके कपड़े मैले मैले से क्यों नजर आए। शायद उसकी वजह ये थी कि उसकी निगाहें आज किसी खैरा कानून जलवे का नजारा करने वाली थी। तांगे को दाएं हाथ मोड़कर वो थोड़ी देर के बाद फिर अनारकली में था। बाजार की आधी दुकानें खुल चुकी थी और अब लोगों की आमद और राफ्त भी बढ़ गई थी। हलवाई की दुकानों पर ग्राहकों की खूब भीड़ थी। मिनहारी वालों की नुमाइशी चीजें शीशे की अलमारियों में लोगों को दावते नजारा दे रही थी और बिजली के तारों पर कई कबूतर आपस में लड़ झगड़ रहे थे। मगर उस्ताद मंगू के लिए इन तमाम चीजों में कोई दिलचस्पी न थी। वो नए कानून को देखना चाहता था, ठीक उसी तरह जिस तरह वो अपने घोड़े को देख रहा था। जब उस्ताद मंगू के घर बच्चा पैदा होने वाला था तो उसने 4-5 महीने बड़ी बेकरारी से गुजारे थे। उसको यकीन था कि बच्चा किसी न किसी दिन जरूर पैदा होगा, मगर वो इंतजार की घड़ियां नहीं काट सकता। वो चाहता था कि अपने बच्चे को सिर्फ एक नजर देख ले, इसके बाद बच्चा पैदा होता रहे। चुनांचे इसी गैर मगलूब ख्वाहिश के जरे असर उसने कई बार अपनी बीमार बीवी के पेट को दबा दबा कर और इसके ऊपर कान रख कर अपने बच्चे के मुतल्लिक कुछ जानना चाहा था, मगर नाकाम रहा। एक मर्तबा वो इंतजार करते करते इस कदर तंग आ गया कि अपनी बीवी पर बरस पड़ा था। तू हर वक्त मुर्दे की तरह पड़ी रहती है, उठ जरा चल, फिर तेरे अंग में थोड़ी सी ताकत तो आए। यूं तख्ता बने रहे कुछ ना हो सकेगा। तू समझती है कि इस तरह लेटे लेटे बच्चा जन देगी। उस्ताद मंगू तबन बहुत जल्दबाज वाक़ हुआ था। वो हर सबब की अमली तश्कील देखने का ख्वाहिशमंद था, बल्कि मुतजस्सिस था। उसकी बीवी गंगा वह उसकी इस किस्म की बेकरारियों को देखकर आमतौर पर यह कहा करती थी, अभी कुआं खोदा नहीं गया और प्यास से निडाल हो रहे हो। कुछ भी हो, मगर उस्ताद मंगू नए कानून के इंतजार में इतना बेकरार नहीं था जितना कि उसे अपनी तबीयत के लिहाज से होना चाहिए था। वो नए कानून को देखने के लिए घर से निकला था, ठीक इसी तरह जैसे वो गांधी या जवाहरलाल नेहरू के जुलूस का नजारा करने के लिए निकला करता था। लीडरों की आजमत और अंदाजा उस्ताद मंगू हमेशा उनके जुलूस के हंगामों और उनके गले में डाले हुए फूलों के हारों से किया करता था। अगर कोई लीडर गेंदे के फूलों से लदा हुआ हो तो उस्ताद मंगू के नजदीक वो बड़ा आदमी था। अगर किसी लीडर के जुलूस में भीड़ के बाइस 2-3 फसाद होते होते रह जाएं तो उसकी निगाहों में वो और भी बड़ा था। अब नए कानून को वो अपने जहन में इसी तराजू में तोलना चाहता था। अनारकली से निकलकर वो माल रोड की चमकीली सतह पर अपने तांगे को आहिस्ता आहिस्ता चला रहा था कि मोटरों की दुकान के पास उसे छावनी की एक सवारी मिल गई। किराया तय करने के बाद उसने अपने घोड़े को चाबुक दिखाया और दिल में ख्याल किया, चलो ये भी अच्छा हुआ, शायद छावनी ही से नए कानून का कुछ पता चल जाए। छावनी पहुंचकर उस्ताद मंगू ने सवारी को उसकी मंजिल मकसूद पर उतार दिया और जेब से सिगरेट निकालकर बाएं हाथ की आखिरी 2 उंगलियों में दबाकर सुलगाया और पिछली नशिस्त के गथ पर बैठ गया। जब उस्ताद मंगू को किसी सवारी की तलाश नहीं होती थी या उसे किसी बीते हुए वाक़े पर गौर करना होता था तो वो आमतौर पर अगली निशिस्त छोड़कर पिछली निशिस्त पर बड़े इत्मीनान से बैठकर अपने घोड़े की बागें दाएं हाथ के गिर्द लपेट लिया करता था। ऐसे मौकों पर उसका घोड़ा थोड़ा सा हिनहिनाने के बाद बड़ी धीमी चाल चलना शुरू कर देता था, गोया उसे कुछ देर के लिए भाग दौड़ से छुट्टी मिल गई है। घोड़े की चाल और उस्ताद मंगू के दिमाग में ख्यालात की आमद बहुत सुस्त थी। जिस तरह घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता कदम उठा रहा था उसी तरह उस्ताद मंगू के जहन में नए कानून के मुतल्लिक नए कयासात दाखिल हो रहे थे। वो नए कानून की मौजूदगी में म्यूनिसिपल कमेटी से तांगों के नंबर मिलने के तरीके पर गौर कर रहा था। वो इस काबिले गौर बात को आईने जदीद की रोशनी में देखने की सही कर रहा था।
वो इस सोच विचार में गर्क था। उसे यूं मालूम हुआ जैसे किसी सवारी ने उसे बुलाया है। पीछे पलटकर देखने से उसे सड़क के इस तरफ दूर बिजली के खंबे के पास एक गोरा खड़ा नजर आया जो इसे हाथ से बुला रहा था। जैसा कि बयां किया जा चुका है, उस्ताद मंगू को गोरों से बहुत नफरत थी। जब उसने अपने ताजा गाहक को गोरे की शक्ल में देखा तो इसके दिल में नफरत के जज्बात बेदार हो गए। पहले तो उसके जी में आई कि बिल्कुल तवज्जो ना दे और उसको छोड़कर चला जाए, मगर बाद में उसे ख्याल आया उनके पैसे छोड़ना भी बेवकूफ़ी है। कलगी पर जो मुफ्त में 14.5 आने खर्च दिए हैं उनकी जेब से ही वसूल करने चाहिए। चलो चलते हैं। खाली सड़क पर बड़ी सफाई से तांगा मोड़कर उसने घोड़े को चाबुक दिखाया और आग झपकने में वो बिजली के खंबे के पास था। घोड़े की बांगे खींचकर उसने तांगा ठहराया और पिछली नशिस्त पर बैठे बैठे गोरे से पूछा, साहब बहादुर कहाँ जाना मांगता है? इस सवाल में बला का तंजिया अंदाज था। साहब बहादुर कहते वक्त उसका ऊपर का मूंछों भरा होठ नीचे की तरफ खिंच गया और पास ही गाल के इस तरफ जो मध्यम सी लकीर नाक के नथुने से ठोड़ी की बलाई हिस्से तक चली आ रही थी, एक लर्जिश के साथ गहरी हो गई। गोया किसी ने नोकीले चाकू से शीशम की सांवली लकड़ी में धारी डाल दी है। इसका सारा चेहरा हंस रहा था और अपने अंदर उसने इस गोरे को सीने की आग में जलाकर भस्म कर डाला था। जब गोरे ने जो बिजली के खंबे की ओट में हवा का रुख बचाकर सिगरेट सुलगा रहा था मुड़कर टांगे के पायदान की तरफ कदम बढ़ाया तो अचानक उस्ताद मंगू और उसकी निगाहें चार हुई और ऐसा मालूम हुआ कि बेहक वक्त आमने सामने की बंदूकों से गोलियां खारिज हुई और आपस में टकराकर आतिशी बगुला बिन कर ऊपर को उड़ गई। उस्ताद मंगू जो अपने दाएं हाथ से बाघ के बिल खोलकर तांगे पर से नीचे उतरने वाला था, अपने सामने खड़े गोरे को यूं देख रहा था गोया वो इसके वजूद के जर्रे जर्रे को अपनी निगाहों से चबा रहा है और गोरा कुछ इस तरह अपनी नीली पतलून पर से गैर मुरई चीजें झाड़ रहा है। गोया वो उस्ताद मंगू के इस हमले से अपने वजूद के कुछ हिस्से को महफूज रखने की कोशिश कर रहा है। गोरे ने सिगरेट का धुआं निगलते हुए कहा, जाना मांगता है या फिर गड़बड़ करेगा? वही है। ये लफ्ज उस्ताद मंगू के जहन में पैदा हुए और उसकी चौड़ी छाती के अंदर नाचने लगे। वही है। इसने ये लफ्ज अपने मुंह के अंदर ही अंदर दोहराए और साथ ही उसे पूरा यकीन हो गया कि वो गोरा जो इसके सामने खड़ा था वही है जिससे पिछली बरस उसकी झड़प हुई थी और इस खामखा के झगड़े में जिसका बाइस गोरे के दिमाग में चढ़ी हुई शराब थी, उसे तोहन करहन बहुत सी बातें सहना पड़ी थी। उस्ताद मंगू ने गोरे का दिमाग दुरुस्त कर दिया होता, बल्कि इसके पुर्जे उड़ा दिए होते, मगर वो किसी खास मलहिस्त की बना पर खामोश हो गया था। उसे मालूम था कि इस किस्म के झगड़ों में अदालत का नजला आमतौर पर कोचवान पर ही गिरता है। उस्ताद मंगू ने पिछले बरस की लड़ाई और 1 अप्रैल के नए कानून पर गौर करते हुए गोरे से कहा, कहाँ जाना मांगता है? उस्ताद मंगू के लहजे में चाबुक जैसी तेजी थी। गोरे ने जवाब दिया, हीरा मंडी, किराया 5 रुपया होगा। उस्ताद मंगू की मोछे थरथराई। ये सुनकर गोरा हैरान हो गया। वो चिल्लाया, 5 रुपया? क्या तुम? हाँ 5 रुपया। ये कहते हुए उस्ताद मंगू का दाहिना बालों भरा हाथ भंज कर एक वजनी घूसे की शक्ल इख्तियार कर गया। क्यों जाते हो या बेकार बातें बनाओगे? उस्ताद मंगू का लहजा ज्यादा सख्त हो गया। गोरा पिछले बरस के वाक़े को पेश नजर रख उस्ताद मंगू के सीने की चौड़ाई नजरअंदाज कर चुका था। वो ख्याल कर रहा था कि उसकी खोपड़ी फिर खुजला रही है। इस हौसला अफजा ख्याल के जेरे असर वो तांगे की तरफ अकड़ कर बढ़ा और अपनी घड़ी से उस्ताद मंगू को तांगे पर से नीचे उतरने का इशारा किया। बेद की ये पॉलिश की हुई पतली घड़ी उस्ताद मंगू की मोटी रान के साथ 2-3 मर्तबा छुई। उसने खड़े खड़े ऊपर से पस्त कद गोरे को देखा। गोया वो अपनी निगाहों के वजन से ही उसे पीस डालना चाहता था। फिर उसका घूसा कमान में से तीर की तरह ऊपर को उठा और चश्मे जदन में गोरे की ठुड्डी के नीचे जम गया। धक्का देकर उसने गोरे को
परे हटाया और नीचे उतरकर उसे धड़ाधड़ पीटना शुरू कर दिया। शशधर और मुतहयर गोरे ने इधर उधर सिमट कर उस्ताद मंगू के वजनी घूसे से बचने की कोशिश की, और जब देखा कि उसके मुख्तलिफ पर दीवानगी की सी हालत तारी है और उसकी आंखों में से शरारे बरस रहे हैं, तो उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। उसकी चीख पुकार ने उस्ताद मंगू की बाहों का काम और भी तेज कर दिया। वो गोरे को जी भरकर पीट रहा था और साथ साथ ये कहता जा रहा था, 1 अप्रैल को भी वही अकड़फू, 1 अप्रैल को भी वही अकड़फू। हे बच्चा। लोग जमा हो गए और पुलिस के 2 सिपाहियों ने बड़ी मुश्किल से गोरे को उस्ताद मंगू की गिरफ्त से छुड़वाया। उस्ताद मंगू इन 2 सिपाहियों के दरमियान खड़ा था। उसकी चौड़ी छाती फूली सांस की वजह से ऊपर नीचे हो रही थी। मुंह से झाग बह रहा था और अपनी मुस्कुराती हुई आंखों से हैरत ज़दा मजमा की तरफ देखकर वो हांफती हुई आवाज में कह रहा था, वो दिन गुजर गए जब खलील खां फाख्ता उड़ाया करता था। अब नया कानून है मियां, नया कानून। और बेचारा गोरा अपने बिगड़े हुए चेहरे के साथ बेवकूफों के मानिंद कभी उस्ताद मंगू की तरफ देखता और कभी हुजूम की तरफ। उस्ताद मंगू को पुलिस के सिपाही थाने में ले गए। रास्ते में और थाने के अंदर कमरे में वो नया कानून चिल्लाता रहा, मगर किसी ने एक न सुनी। नया कानून क्या बक रहे हो? कानून वही पुराना है और उसको हवालात में बंद कर दिया गया। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। लाइक और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये कहानी जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।